हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। 31 वर्षीय पूनम अपने पैरों पर खड़ी आत्मनिर्भर लड़की थी। उसकी जिंदगी में सब ठीक चल रहा होता है। एक दिन वो एक रेस्टोरेंट से लंच करके अपनी कानों में ईयरफोन लगाए घर की ओर जा रही होती है। तभी एक अनिरुद्ध नाम का लड़का उसके पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है। उसकी इस हरकत को वो बदतमीजी समझकर उसे एक जोरदार चाटा जड़ देती है और कहती है, ये क्या छिछोरों वाली हरकतें हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? हाँ, शालू सही कहती है। अच्छा काम करने जाओ तो तुम्हारे साथ बुरा होना ही होना है। ये किसी अनजान लड़की का यूं ही बीच सड़क पे हाथ पकड़ लेना कब से अच्छा होने लग गया? हाथ मुझे मजबूरी में पकड़ना पड़ा क्योंकि कानों में ईयरफोन होने के कारण आप मेरी आवाज ही नहीं सुन रही थी और आपका ये पर्स उसी रेस्टोरेंट की टेबल पर रह गया था। ये लीजिए। ओह, मेरी बस। इतना कहकर अनिरुद्ध पूनम के हाथ में पर्स पकड़ाकर जल्दी से बस में चढ़ जाता है और पूनम उसे देखते ही रह जाती है। कुछ देर में जब अनिरुद्ध घर पहुंचता है तो उसके गालों को लाल हुआ देखकर उसकी बीवी शालू उससे कहती है, ए जी, ये आपके गालों पर लाली कैसी? सच बताइए, किसी लड़की ने आपको चूम तो नहीं लिया? अरे, ये किसी लड़की के होठों की लाली नहीं बल्कि हाथों की लाली है। वो मैं एक लड़की को उसका पर्स लौटाने गया था तो उसने गलत समझकर मेरे गाल पर अपने हाथों की लाली छाप दी। देखा, बात कुछ होती है और तू समझ कुछ लेती है। जब देखो मेरी भोली भाली औलाद पर शक करती रहती है। ओहो सासू माँ, वो सब छोड़ो और ये सोचो कि कैसी नालायक लड़की होगी वो। बताओ, मेरे पति को पीट कर निकल गई। मन तो कर रहा है जैसे उसने आपके गाल लाल किए वैसे ही थप्पड़ मार मार कर मैं उसका पूरा मुंह लाल कर दूं। बस बस, अब तो गुस्से से लाल पीली मत हो और मेरे लाल मतलब मेरे बेटे के लिए पानी लेकर आ। हाँ, मैं अभी लेकर आई। इतना कहकर वो किचन की तरफ चली जाती है। अगले दिन जैसे ही अनिरुद्ध ऑफिस में एंटर करता है तो उसकी टक्कर पूनम से हो जाती है और दोनों एक दूसरे को देखकर खो सी जाते हैं। तभी पूनम कहती है, सॉरी, गलती मेरी भी थी। अरे नहीं, मैं ही जल्दी में अंदर आ रहा था। आप सॉरी मत कहिए। नहीं, इसलिए नहीं, मैं तो कल के थप्पड़ के लिए आपको सॉरी कह रही हूँ। गलती मेरी भी थी, मैंने भी आपको गलत समझा। अच्छा, वो इट्स ओके। आपकी जगह कोई और होती तो उसका भी यही रिएक्शन होता। वैसे आप यहाँ? मैं यही काम करती हूँ। और आप? सच में? मेरी भी कल ही यहाँ पोस्टिंग हुई है। क्या गजब का इत्तेफाक है। तो इस बात पर हम दोनों दोस्त बन सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। शालू सही कहती है, अच्छे कर्म कभी बेकार नहीं जाते। वैसे ये शालू कौन है? तुमने कल भी उसका नाम लिया था। शालू? वो मेरी... वो बोल ही रहा होता है कि तभी उसका दोस्त अमन उसे आवाज लगाते हुए कहता है, अबे भूतनी के, अब तक गेट पर खड़ा होकर बतिया रहा है। जल्दी चल, बॉस मीटिंग के लिए तुझे ढूंढ रहे हैं। अरे हाँ, बातों में तो मैं भूल ही गया था कि मीटिंग में भी जाना है। ठीक है, मैं चलता हूँ। सुनो, शाम को घर जाने से पहले ना मुझे मिलकर जाना। हाँ, बिल्कुल, चलता हूँ। इतना कहकर वो अपने दोस्त के साथ निकल जाता है। शाम को दोनों बातें करते हुए बस स्टैंड तक जाते हैं। समय बीतता है, दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। जहाँ एक तरफ पूनम अनिरुद्ध से प्यार कर बैठती है तो वहीं अनिरुद्ध को भी उसके साथ समय बिताना अच्छा लगने लगता है। एक दिन अनिरुद्ध टैक्सी से पूनम को घर ड्रॉप करके अपने घर जा ही रहा होता है कि तभी पूनम उसे रोकते हुए उसके गले लग जाती है। तभी अनिरुद्ध उससे कहता है, क्या हुआ पूनम, तुम यूँ अचानक मेरे गले लग गई? कोई बात है? अब तक की लाइफ में मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मुझे किसी के साथ की जरूरत है, लेकिन जब से मैं तुमसे मिली हूँ ना, और तुम जिस तरीके से मुझसे बात करते हो, मेरी केयर करते हो, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक साथी और उसके प्यार की जरूरत है और वो प्यार मुझे तुम दे सकते हो और मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और तुम तो जानती हो कि मैं शादीशुदा हूँ। फिर तुम्हारी शादी हो चुकी है, पर मुझे तो ये बात कभी पता ही नहीं थी। नहीं पता तो अब जान लो, मैं पहले से ही एक रिश्ते में बंधा हूँ। फिर तुम मुझे कैसे पसंद कर सकती हो? पता नहीं क्यों, पर इस बात को जानकर भी कि तुम शादीशुदा हो, मुझे तुम पर गुस्सा ही नहीं आ रहा है, बल्कि और ज्यादा प्यार आ रहा है। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध उसकी बातों का
कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब अनिरुद्ध अपने घर में नाश्ता कर रहा होता है, तभी वहाँ पूनम आती है और उसे देखकर शालू हैरान हो जाती है और कहती है, जी आप कौन? वो ये मेरे ऑफिस में काम करती है, मेरी दोस्त है पूनम। तुम अचानक घर चली आई, बताया भी नहीं। तुम कल मेरी बात का जवाब दिए बिना ही चले गए। मुझे जो सुनना है मैं वही सुनने यहाँ आई हूँ। तुम बस वो बोल दो, मैं यहाँ से लौट जाऊंगी। कल रात? ए जी, ये औरत क्या कह रही है? किस बात का जवाब चाहती है ये आपसे? देखो मैडम, ऑफिस के काम की बात है तो आप इनके ऑफिस आने का वेट करो। मेरी जिंदगी का सवाल है और जवाब लिए बिना मैं नहीं जाऊंगी। अनिरुद्ध, मैं तुमसे बस तुम्हारा प्यार चाहती हूँ और मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं आएगी। पूनम की ये बात सुनकर शालू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अनिरुद्ध की तरफ देखते हुए कहती है, ये पागल औरत क्या बकवास कर रही है? क्या आप भी इससे प्यार करते हैं और मेरे पीठ पीछे आप इससे चक्कर चला रहे हैं? हाय सासू माँ, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। आज मेरी सौतन आई है, कल को सौतन के बच्चे आएंगे। सासू माँ, अरे कैसे टेस हुए बहा रही है नालायक, और तू चुप क्यों खड़ा है? कुछ कहता क्यों नहीं? ये बस मेरी दोस्त है, मेरे ऑफिस में काम करती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसके ये कहते ही पूनम पास पड़े टेबल पर रखा चाकू उठाती है और अपने हाथ की नस काट लेती है और उसके हाथों से खून बहने लगता है। ये देखकर अनिरुद्ध उसके करीब जाकर उसके हाथ पर रुमाल बांधकर कहता है, क्या पागलपन है ये? जब तुम मुझे अपना नहीं रहे तो मर जाने दो ना, मुझे बह जाने दो इस खून को। मैं तुमसे तुम्हारा प्यार ही तो मांग रही हूँ, जिसके बदले में मैं सौतन तक बनने के लिए तैयार हो गई। लेकिन तुम मुझे छोड़कर चले जाओ, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाय हाय, मेरे घर में आकर खून खराबा कर रही है। जा बेटा, इससे पहले डॉक्टर के पास ले जा। पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे खुद से कभी अलग नहीं करोगे और कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। ठीक है, वादा करता हूँ नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। अब जल्दी हॉस्पिटल चलो। उसके इतना कहते ही पूनम बेहोश होकर गिरने ही वाली होती है कि तभी अनिरुद्ध उसे संभालते हुए अपनी गोद में उठाकर क्लिनिक ले जाता है। ये सब देखकर बेचारी शालू अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। समय बीतता है। वादे के कारण अब पूनम भी उसी घर में रहने लगती है। एक शाम जब अनिरुद्ध घर लौट कर आता है तो शालू पानी लेकर आती है और अनिरुद्ध शालू के गाल पर प्यार से हाथ रखकर मुस्कुराता है। ये देखकर पूनम उसके लिए चाय बनाकर लाती है। चाय इस समय पर? किसके लिए? तुम्हारे लिए और किसके लिए? तुम थक गए होगे, इसलिए कड़क चाय पियो और रिलैक्स हो जाओ। ओ सौतन महारानी, ये शाम को चाय नहीं पीते। मुझे तो लगा था चाय लाने पर अनिरुद्ध मुझे देखकर प्यार से मुस्कुराएगा, पर ऐसा तो हुआ ही नहीं। अच्छा, तो फिर मैं इस चाय का क्या करूं? खुद गटक जाओ या घर के बाहर वाली नाली में बहा दो। इतना कहकर वो चली जाती है। समय बीतता है। एक दिन जब अनिरुद्ध ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा होता है तो वो उसके गले में अपनी बाहें डालकर कहती है, लाओ, आज तुम्हारी टाई मैं बांध देती हूँ। कोई नहीं, मैं खुद कर लूँगा। वैसे मुझे लेट हो रहा है, चलता हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है? चलो, अगर जल्दी ही है तो गुड बाय किस देकर चले जाओ। वो मैंने आपका लंच टेबल पर रख दिया है, लेते हुए जाना। तभी अनिरुद्ध जल्दी से वहाँ से निकल जाता है और पूनम भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। तभी शालू उसका हाथ पकड़कर कहती है, तुम जैसी पागल औरत मैंने आज तक नहीं देखी। तुम प्यार की कितनी भूखी हो। मेरे पति का प्यार और अटेंशन पाने के लिए कैसे मरी जा रही हो। कभी कभी तो तुम पर बहुत दया आती है। एक तो भगवान ने सौतन नाम की बला पकड़ा दी, वो भी प्यार की भूखी। हाँ, हूँ मैं प्यार की भूखी और अनिरुद्ध का प्यार पाने के लिए ही मैं तुम्हारी सौतन बनी हूँ और प्यार तो मैं पाकर ही रहूंगी। गलतफहमी है तुम्हारी। अनिरुद्ध तुमसे कभी प्यार नहीं करेंगे, देख लेना, क्योंकि सौतन का हाल हमेशा बेहाल ही होता है। समय बीतता है। अनिरुद्ध की अटेंशन, उसका प्यार पाने के लिए पूनम बहुत कोशिश करती है, लेकिन अनिरुद्ध उसे कभी भी एक दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं समझता। आखिर में वो खुद ही घर छोड़कर चली जाती है और इस तरह शालू की प्यार की भूखी सौतन हमेशा के लिए अकेली हो जाती है।
शिल्पा और मोहित की शादी सुनीता ने बड़ी ही धूमधाम से करवाई थी। शिल्पा थोड़ी चंचल स्वभाव की लड़की थी। कहने को तो वो अपने पति मोहित के साथ बहुत खुश थी, फिर भी उसके दिल में और ज्यादा पाने की लालच और इच्छा थी। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। एक शाम जब सभी लोग बैठकर चाय पी रहे होते हैं, तभी सुनीता बोलती है, अरे बहू सुन, होली आने वाली है तो हम दोनों मिलकर कचरी और पापड़ बनाएंगे, ठीक है? ठीक है, मैं सामान ले आऊंगी बाजार से। अरे माँ, मैं बताना ही भूल गया कि ललित के एग्जाम खत्म हो गए हैं। इस बार वो होली हमारे साथ मनाएगा। कल आ रहा है वो। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। बहू, तेरा देवर आ रहा है। शादी के वक्त तो उसके पेपर थे, इसलिए नहीं आ पाया। अब आ रहा है, वो भी होली के मौके पर। अच्छे से तैयारी कर लियो। जी माँ जी, आप बता देना देवर जी को क्या पसंद है, मैं सब कुछ बना दूंगी उनके लिए। आप दोनों तैयारियां करो, तब तक मैं बाहर घूम कर आता हूँ। डिनर तक वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर मोहित वहाँ से चला जाता है। सुनीता भी शिल्पा को ललित की पसंद के बारे में सब बता देती है। शिल्पा अपना सारा काम खत्म करके ललित के आने की तैयारी में लग जाती है। अगले दिन सुबह सुबह ललित अपने घर आता है और पैर छूकर सुनीता का आशीर्वाद लेकर बोलता है, माँ, आपको कितना याद किया मैंने, और आपके हाथ के खाने को भी। अब मैं जी भर कर खाऊंगा। हाँ हाँ मेरे बच्चे, अच्छे से खिलाऊंगी तुझे। माँ, भाभी कहाँ है? बुलाओ ना। ललित की बात सुन सुनीता शिल्पा को आवाज देती है। तभी हाथों में पानी लिए शिल्पा वहाँ आती है और जैसे ही ललित अपनी भाभी को देखता है तो बस देखता रह जाता है। शिल्पा उसे किसी आसमान से आई हुई परी से कम नहीं लग रही थी। तभी शिल्पा बोलती है, वेलकम होम देवर जी, कैसे हो आप? भाभी पहले कम अच्छा था, आपको देखकर तो बेहतर हो गया। सच में क्या? जी जी माँ, भाभी बहुत सुंदर है, सच में। हाँ ललित, तेरी भाभी जितनी सुंदर है उतनी ही गुणी भी है। सब जिम्मेदारियाँ बहू ने अच्छे से संभाल ली है। तो भाभी, आपका देवर आया है, खिला पिला दो, कुछ भूख लग रही है। जी जी, आप अपने कमरे में चलिए, मैं नाश्ता वहीं लेकर आती हूँ। शिल्पा की बात सुनकर ललित वहाँ से अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो जाता है और अपने कमरे में शर्ट के बटन खोले हुए शीशे के आगे खड़ा हुआ होता है। तभी उसके कमरे में हाथों में नाश्ता लिए हुए शिल्पा आती है और उसे ऐसे देखकर शिल्पा मन ही मन में सोचती है, वाओ, कितना हैंडसम है ये, अपने भाई से बिल्कुल हटके, बात करने में भी एकदम अलग। पहली बार मिली लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कब से जानती हूँ। अरे भाभी, वहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ। हाँ जी देवर जी, आपके लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। वाह भाभी, मेरे पसंद के आलू के पराठे, क्या बात है। वैसे रुकिए, आपके लिए एक तोहफा लाया हूँ। अच्छा जी, क्या? ये लो, इसे खोल कर देखो, आपको पसंद आएगा। ललित की बात मानकर शिल्पा जैसे ही वो तोहफा खोलती है तो उसमें एक बहुत सुंदर सोने की चेन थी, जिसे देखकर शिल्पा खुश हो जाती है और बोलती है, वाह वाह वाह, कितने खूबसूरत चैन है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू देवर जी। नहीं नहीं भाभी, थैंक यू से काम नहीं चलेगा। तो फिर? एक जादू की झप्पी देनी होगी। ठीक है, आओ। इतना कहकर शिल्पा जल्दी से ललित को हक कर लेती है। दोनों को एक दूसरे का स्पर्श बहुत प्यारा लगता है। तभी ललित धीरे से शिल्पा के कानों में बोलता है, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो शिल्पा, बिल्कुल किसी हसीन ख्वाब जैसी। ललित की बात सुनकर शिल्पा शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और होली का दिन नजदीक आने लगता है। घर में होली की तैयारियां शुरू हो जाती है तो वहीं शिल्पा और ललित भी एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन शिल्पा सुनीता के साथ बैठकर पापड़ बना रही होती है। तभी वहाँ ललित आता है और बोलता है, अरे वाह, होली के लिए कचरी और पापड़ बन रहे हैं। माँ मेरी पसंद के सूजी के पापड़ बना दिए हैं ना? हाँ जी देवर जी, सूजी के, चावल के, साबूदाने के सारे पापड़ बना दिए, आप जी भर के खाना। क्या बात है भाभी, मेरी पसंद का सब कुछ बना दिया आपने। हाँ जी, बहुत प्यार। मतलब आप एक लौते देवर है मेरे, जिनके साथ मैं पहली बार रंग रंगीली होली खेलूंगी।
तो फिर तैयारी तो पूरी होनी चाहिए ना। क्यों नहीं भाभी, इस बार आप मुझसे बच नहीं पाओगी। सबसे ज्यादा रंग मैं आपको ही लगाऊंगा। इतना कहकर ललित शिल्पा की तरफ देखता है और उसे इशारे से पास आने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। तभी शिल्पा सुनीता से बोलती है, माँ जी, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। हम काफी देर से काम कर रहे हैं। इतना कहकर शिल्पा वहाँ से उठकर ललित के कमरे में जाती है और ललित उसे कसकर गले लगा के बोलता है, होली के रंग का तो पता नहीं शिल्पा, पर तुम्हारे प्यार का रंग बहुत गहरा चढ़ गया है। तुम्हें नहीं लगता ललित, हम जो कर रहे हैं ये सब कुछ गलत है? हमें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। जी, दिल के हाथों मजबूर हैं। वैसे भी ना तुम किसी से कुछ कहोगी कभी, ना मैं कुछ कहूँगा, तो किसी को क्या पता चलेगा। इतना कहकर ललित शिल्पा को किस करता है और दोनों साथ में कुछ पल बिताते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और छोटी होली का दिन आता है। सुनीता अपनी सास के साथ तैयार होकर होलिका की पूजन के लिए जाती है, जिसके बाद शाम को सभी होलिका दहन करते हैं और अगले दिन होली की सुबह शिल्पा अपनी सास के साथ मिलकर रसोई में तरह तरह के पकोड़े, ठंडाई, मिठाई इत्यादि बहुत सारे पकवान बनाती है, जिसके बाद सब मिलकर एक साथ पकोड़ों और बाकी के व्यंजनों का मजा लेते हैं। तभी मोहित बोलता है, चल भाई ललित, बाहर चलते हैं, बाकी सभी अड़ोसी पड़ोसी को भी रंग लगाना है। दोनों भाई होली खेलने के लिए घर से बाहर चले जाते हैं, जिसके बाद दोनों सास बहू भी घर का सारा काम करके होली खेलने के लिए बाहर जाती हैं और शिल्पा मीठी ठंडाई की जगह भांग वाली ठंडाई उठाकर पी लेती है और फिर जोर जोर से गाना गाती है। जय शिव शंकर काटा लगे ना कंकर, हो प्याला तेरे नाम का पिया, ओ गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी, जो तूने मुझे थाम ना लिया। शिल्पा का गाना सुनकर सभी झूमने लगते हैं। तभी सुनीता ललित से कहती है, बेटा अपनी भाभी को घर छोड़ा, लगता है इसे चढ़ गई है। अपनी माँ की बात सुनकर नशे में चूर अपनी भाभी को ललित घर ले जाता है और उसे बेड पर लेटा देता है और फिर बोलता है, शिल्पा तुम नशे में भी कितनी प्यारी लग रही हो सच में। अंग से अंग लगाना पिया जी, मुझे ऐसे रंग लगाना, पर तुमने तो मुझे रंग लगाया ही नहीं। अरे मेरी जान, अभी लगा देता हूँ। इतना कहकर ललित पास में रखी रंग की थाली से रंग लेकर शिल्पा को रंग लगाकर बोलता है, जान रंग तो लगा दिया, अब अंग लगाने की बारी है, आओ मेरे पास। तुम जानते हो, तुम में मुझे हर वो खुशी मिली जो मैं मोहित में तलाशती थी, पर वो कभी मुझे वो खुशी दे ही नहीं पाया। मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ गलत है, फिर भी मैं तुम्हारे पास चली जाती हूँ, पता नहीं क्यों। खुद को रोकना चाहती हूँ पर रोक भी नहीं सकते। शांत हो जाओ और मेरे पास आ जाओ। इतना कहकर ललित शिल्पा को अपनी बाहों में भर लेता है और दोनों एक साथ होली के रंग के साथ साथ प्यार के रंग में भी रंग जाते हैं। कुछ देर बाद जब शिल्पा को होश आता है तो वो खुद को संभालती हुई वापस से बाहर जाती है, जहाँ सभी लोग अभी भी होली का मजा ले रहे थे। अगले दिन हाथों में अपना बैग लिए ललित अपने कमरे से बाहर आकर बोलता है, ठीक है माँ, इजाजत दो, अब चलता हूँ। हाँ बेटा, ध्यान से जाना। देवर जी आप जा रहे हैं? हाँ शिल्पा, इसकी छुट्टियाँ बस होली तक ही थी। बाय भाभी, अगली होली पर फिर मिलूंगा एक रंगीली होली खेलने के लिए। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।